मैं बता दे रहा हूँ, ये क्लास 12th का है फिलहाल, ऐसे ही देख लो। इसका निकालने का तरीका क्या है, कोई भी एक, जैसे क्लास 12th में जाओगे तो कोई ना कोई एक फॉर्मूला तो याद ही रहेगा ना इसका जी। जैसे मैं एक कोई फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर हम लेते हैं करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R। पूछा क्या है, B अपॉन म्यू नॉट का, ये हो जाएगा I अपॉन 2R। ठीक है, 2 तो कांस्टेंट होता है, इसे मतलब है नहीं है। और करंट का क्या होता है, एम्पियर का ही, और ये रेडियस मतलब लेंथ, तो ये L, ये हो जाएगा AL की पावर -1। तो कौन सा डायमेंशन हो जाएगा जी, सेकेंड वाला। स्फेयर को जो है ऐसे यहाँ पर, और सॉलिड स्फेयर मास m है, इसका रेडियस r है, यहाँ पे कोई पॉइंट मास है, इस पे फोर्स लगा रहा है, कितना जी, F। नहीं जी, अच्छा, F अगर हमको लगाना होगा तो ये ME होता है हमारा, E का, या तो डायरेक्ट लगा दो ME। कितना होता है जी, सॉलिड स्फेयर के बाहर M की वैल्यू होता है GM डिवाइडेड बाई कैपिटल R²। यहाँ से इसका डिस्टेंस हम R मान ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, या x मान लो, चलो R² रहने दो। R² कैसे मान सकते हैं जब यहाँ x मानोगे, क्या मानोगे जी, ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ से इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस x माना हूँ, तो इसके आउटसाइड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा, ये ME कितना हो जाएगा, GM डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। बाहर याद करने वाला टेंशन नहीं था, तो ये क्या था, GM कैपिटल M डिवाइडेड बाई x², ये F था। इसमें कुछ बोला है, क्या बोला है जी, बताओगे। तो सॉलिड स्फीयर मास m, कह रहा नाउ द कंसेंट्रिक स्फेरिकल मास m इज रिमूव्ड। कितना जी, अगर हम रिमूव कर दे इतना, उसको कोई कलर डाल दे, इसमें जो है कंसेंट्रिक स्फीयर, यहीं से मान लो थोड़ा बहुत निकालना होगा, इतना कट करके निकाल दिया, कलर ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये कह रहा नाउ कंसेंट्रिक स्फेरिकल मास m/7 इज रिमूव फ्रॉम इट। इसमें से कितना मास रिमूव कर ले रहा है, m-m/7, तो कितना आएगा जी, 6m/7। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, आप जैसे ओरल बताए ये एबिलिटी डेवलप करना, ठीक है। तो यहां से जब इसके x डिस्टेंस पे फिर से निकालेंगे हम लोग अब, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, f डैश कर लेते हैं g स्मॉल m, और इसे m डैश डिवाइडेड बाई x²। m डैश की जगह कितना रखना है जी, 6m डिवाइडेड बाई 7। तो मैं तो कह रहा हूँ 6/7 को इधर लेके आओ, ये कितना हो जाएगा, g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई x²। यही तो हमारा f है। f डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/7 हमारा जो है, 6/7 f हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन, ये ओरल लग जाया था नहीं, ऐसा पूछा है इसका। अच्छा पहले पूछ ले, याद है कि नहीं, सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है, एक्स। हाँ, इधर से अगर मैं P1 मानता हूं, इधर से P2 मानता हूं, तो P1 माइनस P2 लिखे होंगे, या हम स्मॉल p लिख के ऐसे बताए होंगे सोप बबल में, 4T/R। याद आ रहा है क्या, लिक्विड में, लिक्विड ड्रॉप पे 2T/R हो गया सॉल्व। ये कह रहा है कि यहां पर क्या करना है जी, इसमें जो है एक्सेस प्रेशर निकालोगे, तो इसमें एक्सेस प्रेशर जो आएगा हमारा, यहां से एक्सेस प्रेशर कितना आएगा, 4T डिवाइडेड बाई R1। इसका एक्सेस प्रेशर कितना आएगा, 4T डिवाइडेड बाई R2। इसको कह रहा है कोलैप्स करेगा, तो ये RC पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा जी, 4T डिवाइडेड बाई RC मान लो, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कंबाइन करने के बाद निकाला है, तो इसको अगर डायरेक्ट निकालना भी चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे जी, इन दोनों सरफेस को जब कंबाइन करेगा तब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। ईद करा, द टू सोप बबल ऑफ रेडियस R1 एंड R2 कंबाइन, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस सेपरेटिंग बाई R1 और R2 दिया है। अच्छा, यहां से R1 और R2 देख के पता चल गया भैया क्या कि इसका एक्सेस प्रेशर R1 की वैल्यू 4 है, ये ज्यादा है तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, है ना एक्सेस प्रेशर। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 4T
कितना आएगा जी 4t डिवाइडेड बाई r2 माइनस 4t डिवाइडेड बाई r1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4t डिवाइडेड बाई rc। 4t गायब कर दो तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1 इक्वल टू 1 अपॉन rc। डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो या इसको सिंप्लीफाई कर लो, r1 माइनस r2 होगा, r1 r2 एलसीएम लेंगे तो r1 माइनस r2 होगा, तो rc की वैल्यू क्या होगा r1 r2 डिवाइडेड बाई r1 माइनस r2। ये कितना है 4 इंटू टू और नीचे कितना है 4 माइनस टू, 4 माइनस टू तो कितना हो गया 4 इंटू टू डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया तो 4 डायरेक्ट नहीं आ गया, बोलो जी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर ये डेरिवेशन होगा तो ये डेरिवेशन से ये कोई फॉर्मूला भी बताए होंगे, v इक्वल टू रूट आर जी 3 प्लस 2 कॉस थीटा। वैसे नीचे वाले का जो है ये बस बेवकूफ़ बनाए हैं, यहाँ से एंगल कितना है 60 और यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 घटाओ तो 120 नहीं हो जाएगा। ए पे एंगल कितना है 60 और बी पे एंगल कितना है 120। इसके अकॉर्डिंग जी हमारे फिगर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से थीटा मानना शुरू किया हो, नहीं तो यहाँ से थीटा माना हो तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो गया। यानी फॉर्मूला हमारा जो बनाया हूँ आपको v इक्वल टू रूट में आर जी 3 प्लस 2 कॉस थीटा। तो अगर हम वी ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा रूट में आर जी और cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इंटू 2 1 हो गया, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। वी बी निकालते हैं, cos 120 होता है -1/2 तो 2 इंटू 1/2 तो कट गया -1, 3 माइनस 1 2 तो ये हो गया 2 आर जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कौन ऊपर दिया है जी, क्या पूछा, द पार्टिकल shown in the figure just able to complete a vertical circular motion, find the ratio of kinetic energy A to B। अच्छा A ऊपर है तो काइनेटिक एनर्जी A डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी B जब A पे है तो ये हो जाएगा हाफ m VA का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m VB का स्क्वायर। ये कट कर दो, VA का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा रूट हट जाएगा तो 4rg डिवाइडेड बाई 2rg। बोलो जी आर जी कट गया, ये 2 कट गया तो डिवाइडेड बाई 2/1, समझे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो गया, नहीं हो गया। इसमें बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट कवर्ड इन द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट सेकेंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी का मतलब जब किसी पार्टिकल को फेंका गया है तो अपवर्ड डायरेक्शन का पूछ रहा है ना। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पहले ऐसे नॉर्मली बना लेते हैं। जब भी आप किसी पार्टिकल को फेंकेंगे तो इस तरीके का पाथ बनाएगा, यहां पर पहुंचेगा तो ये टॉप पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। ये किससे जा रहा है हमारा जी 60 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। ये कितना है जी हमारा 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 cos 30, cos 30 इधर होता है, इधर कितना आएगा हमारा 60 sin 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा जी 60 रहने दीजिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो इसे कट करेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। इसको समझना क्या बात है कि समझना ये है कि अगर हम इसका प्रोजेक्शन करें, ध्यान से समझिएगा, तो मैं मान लूंगा कि ये ऊपर जो जा रहा है किससे जा रहा है जी 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और यहाँ पे टॉप पे पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग का 1 सेकेंड, स्टार्टिंग का 1 सेकेंड को मैं h1 मान ले रहा हूं, यहाँ पे टाइम t जो 1 सेकेंड ले, और लास्ट के 1 सेकेंड को मैं हाइट को लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड की हाइट को हम h2 मान लेते। तो मैंने तरीका क्या बताया, इधर से ऊपर जाने वाला तो इजी है, फर्स्ट सेकेंड यहाँ की हाइट अगर ये h1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, सिंपल। तो ये हो गया हमारा u कितना है 30 टाइम 1 माइनस 1/2, g कितना लेना है कुछ नहीं बोला, मैं 10 ले रहा हूँ, 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये हो गया हमारा 30, 2 से 10 कट करोगे तो 5, तो ये हो गया 25 मीटर, ठीक है। लास्ट 1 सेकेंड से जाने वाले तरीके से नहीं निकाला करो, आने वाले से। लास्ट 1 सेकेंड में जितना ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे आएगा, समझे कि नहीं। ऐसे भी इस पे बनाना चाहो कंफ्यूज होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
समझे। यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, समझो ध्यान से। ये लास्ट 1 सेकेंड में जो है जितना ऊपर गया होगा उसके बाद उतना ही तो लास्ट 1 सेकेंड में नीचे आएगा, इसी को तो मैं H2 बोल रहा हूँ। तो ऊपर से अगर मान के सॉल्व करोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई बॉल ऊपर से ड्रॉप होगा, क्योंकि टॉप पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो नीचे लाने के लिए H2 यूज करोगे तो H2 इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर यूज करोगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये हो जाएगा हाफ जी की वैल्यू 10, 1 का स्क्वायर, इसे कट करोगे तो 5 हो गया है ना। तो यहाँ से H2 की वैल्यू जो आ गया 5 मीटर आ गया, समझे। रेशियो किसको ऊपर लेना है जी, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट कवर्ड इन द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट 1 सेकेंड, यानी हमें बताना है H1 अपॉन H2। तो H1 अपॉन H2 करेंगे तो 25 अपॉन 5, ये कट गया तो 5 से, तो H1 रिस टू H2 कितना आ गया 5:1, 5:n, यानी ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया जी, सेकेंड वाला। आपको मैंने ये बेसिक फंडामेंटल बताया होगा, ओपन आर्गन पाइप बताए होंगे हम, ठीक है। ओपन आर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी का रेशियो N1:N2:N3 डैश 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 बताए होंगे हम, N0, उसके बाद 2N0, उसके बाद 3N0, उसके बाद डैश 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 ऐसे गया होगा, है ना। मतलब ये क्या होता है 1:2:3 के बाद डैश डैश डैश, ये क्या होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, समझ गए। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। ये क्या होता है सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं जी, फर्स्ट ओवरटोन, समझे, फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। इसके बाद जो यहाँ से आता है ये आता है हमारा थर्ड हार्मोनिक, और ये होगा हमारा सेकेंड ओवरटोन होगा, समझे। इसमें एक चीज बस याद करना, यहाँ N0 की वैल्यू हम बताए होंगे V/2L होता है, और ये V जो होता है यहाँ पर एयर होता है, एयर कॉलम होता है, तो V की वैल्यू क्या होता है B/ρ बताए होंगे, स्पीड ऑफ साउंड, समझे कि नहीं, बोलो जी। तो यहाँ पर VA होता है, ठीक है। B होता है बल्क मॉडुलस, रो होता है डेंसिटी इसमें जो है, और V जो है वेव का स्पीड है, ठीक है। क्लोज्ड आर्गन पाइप में एक इंड क्लोज्ड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकाले N2:N3 डैश 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 N3, क्या हो रहा है जी, N3 डैश डैश डैश, ये 1 N0:3 N0:5 N0 डैश डैश डैश। इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलता है, समझे। यहाँ पे N0 की वैल्यू क्या बताए होंगे V/4L, यहाँ पे भी V वही यूज करेंगे, रूट में B/ρ, समझे। और ये हमारा क्या होता है 1:3:5 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये जो 1 2 3 है ये हार्मोनिक्स बताता है, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। ये हमारा क्या है, हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ये हमारा है फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, ऐसे बढ़ता जाएगा, बेसिक फंडामेंटल का है, समझे कि नहीं। इतनी चीज की थ्योरी का रेशियो की जरूरत पड़ेगा, इसे नोट डाल देते हैं हम। इसमें क्या बोला है जी, टू आर्गन पाइप, वन इज द ओपन एंड अदर इज क्लोज्ड, द डेंसिटी ऑफ गैस फिल्ड विद द रेशियो 1:16, ठीक है, समझे। तो ये कह रहा हमारे पास एक ओपन आर्गन पाइप है, एक क्लोज्ड आर्गन पाइप है, समझे कि नहीं। इसमें डेंसिटी जो है गैस भरा गया है ρ1, इसमें कितना है ρ2, इसकी डेंसिटी का रेशियो दिया है ρ1/ρ2, 1/16 दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हमारा नाइन्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड आर्गन पाइप इज इक्वल टू फोर्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन आर्गन पाइप, find the length of the open argon pipe if the length is closed argon pipe 10 centimeter, the bulk modulus is same for both। दोनों में बल्क मॉडुलस, यहाँ का बल्क मॉडुलस और इसमें का बल्क मॉडुलस दोनों का सेम है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या सिखाए हैं जी, ये रेशियो कैसा देता है, ऑड में देता है, 1:3:5:7:9:11,
ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो देता है। ये 1:2, 2:3, 3:4, 4:5 इवन और ऑड दोनों देता है। ओपन आर्गन पाइप, ओपन मतलब जिस पाइप का दोनों एंड ओपन हो, वन एंड क्लोज्ड होता है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड आर्गन पाइप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? क्लोज्ड आर्गन पाइप। ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं ओपन आर्गन पाइप। समझे? ये हमारा होता है ऐसे, ऐसे भी पीछे थ्योरी तो मैं बता ही दिया। यहां से क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जी? पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्या बोला है? नाइन्थ हार्मोनिक यहां लिखा है, नाइन्थ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड आर्गन पाइप। क्लोज्ड आर्गन पाइप का नाइन्थ हार्मोनिक यानी 9n0 इसका जी क्लोज्ड आर्गन पाइप का किसके इक्वल है? फोर्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन आर्गन पाइप इसके इक्वल है। यानी 4n0 किसका? ओपन आर्गन पाइप का। समझे? यहां पर n0 की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? v/4l। लेकिन यहाँ पे स्पीड को क्या मानो? v2। ठीक है, यहाँ l2 मानो लेंथ को। यहाँ पे n0 की फ्रीक्वेंसी क्या बताते हैं? v/2l, तो ये v1 मानो, इसे 2l1 मानो। ठीक है, इसमें लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ओपन आर्गन पाइप इफ द लेंथ ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइप। ये जो L2 है ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि जो L1 है वो बता दीजिए। समझे कि नहीं? तो एकदम आराम से सवाल को लगाया जा सकता है। यहाँ पर रखेंगे हम लोग 9v2/4l2, यहाँ हो जाएगा 4v1 डिवाइडेड बाई 4l1। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा जी? 4l1 लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 4, और ये ओपन का है तो v1/2l1 हो जाएगा। समझे कि नहीं? बोलो जी। यहां से इसे कट करोगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, हमको बताना है L1 बताना है। ठीक है, ये हो जाएगा 9v2 डिवाइडेड बाई 4l2 इक्वल टू 2v1 डिवाइडेड बाई L1। ठीक है, तो इसको हम अगर L1 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे जी? अगर हम चाहें तो वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इजी बना देता हूँ। इजी का मैं एक एक स्टेप करके दिखा देता हूँ, है ना? अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9v2l1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का कितना हो जाएगा? ये 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 8। ठीक है, 4 8 L2 v1 हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या बताना है जी? ये L2 होगा ना, v1। ठीक है, समझ गए? हमको क्या बताना है? L1 बताना है, ये हमको बताना है। उसको सब उधर ले जाओ, तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/9 L2 इंटू v1 अपॉन v2। समझे? तो क्या बना हमारा फॉर्मूला जी? L1 निकालना है तो बना हमारा 8/9 L2 इंटू v1 अपॉन v2। समझे कि नहीं? यहां से देखो, हमने क्या फॉर्मूला बताया हूँ? फॉर्मूला बताया हूँ v जो होता है रूट में b अपॉन रो होता है। b बल्क मॉडुलस होता है, डेंसिटी होता है। बल्क मॉडुलस क्वेश्चन में बोला है सेम है सबका, तो ये जो v होगा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट हो जाएगा। ठीक है, 1/रूट में रो। तो अगर मुझे v1/v2 चाहिए तो v1/v2 निकालेंगे तो ये रूट में क्या हो जाएगा? रो2/रो1। समझे मेरी बात? रो1/रो2 1/16 है, तो रो2/रो1 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसमें रख दो, 16 रखोगे तो रूट के बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा। समझे? तो v1/v2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। यहाँ पे सिंपल 4 रख देना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी? 32 डिवाइडेड बाई 9L2। अब यहाँ यूनिट कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है, आंसर सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में रख दीजिए। ये हो जाएगा 32 इंटू 10 दिया है डिवाइडेड बाई 9। इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा हमारा 35.5 सेंटीमीटर आएगा। चेक कर लो डिवाइड करके, है ना? यानी ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है।
ये कह रहा है वर्नियर स्केल डिवीजन ऑलवेज हैज द स्मॉल डिवीजन देन द मेन स्केल डिवीजन। ये तो वर्नियर कैलिपर्स हम जब पढ़ाए ही थे, इसकी थ्योरी ही ऐसे बताए थे कि अगर हमारा 10 VSD है तो हमारा 9 MSD है, MSD, समझे कि नहीं। यानी मेन स्केल के 9 डिवीजन है तो इसके 10 डिवीजन्स है, यानी इसमें टोटल डिवीजन्स अगर हम 9 बनाते हैं और 9 में ही 10 डिवीजन बनाएंगे तो इसके डिवीजन थोड़े छोटे हो जाएंगे। अगर नीचे वर्नियर स्केल डिवीजन बनाते हैं तो 10 डिवीजन बनाएंगे, ऊपर मेन स्केल डिवीजन बनाएंगे तो 9 बनाएंगे मेन स्केल डिवीजन, समझे कि नहीं। यही तो बोला, वर्नियर स्केल डिवीजन ऑलवेज हैज द स्मॉल डिवीजन देन द मेन स्केल डिवीजन। तो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब है लीस्ट काउंट, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका वर्नियर कांस्टेंट को ही लीस्ट काउंट बोलते हैं हम लोग। वर्नियर कांस्टेंट इज अ नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय द मेन स्केल डिवीजन। ये गलत कैसे है, जब हम लोग लीस्ट काउंट हम लोग निकालते हैं, ध्यान रखना, तो जो नंबर ऑफ डिवीजन होता है वर्नियर स्केल पर, ये कर हम मल्टीप्लाई करते हैं मेन स्केल डिवीजन में, मेन स्केल डिवीजन का थोड़ी लेते हैं ये हम लोग। वर्नियर कांस्टेंट इज द नंबर ऑफ डिवीजन्स, ये होता है 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, इसे बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये 1 मेन स्केल डिवीजन है हमारा और ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे वर्नियर कांस्टेंट बोलते हैं, समझे। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन में जो है स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू और सेकेंड फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है अ मास ऑफ डिस्क, a mass of a disk is m and radius r, a cavity of radius r by 2 is created, find the moment of inertia about an axis passing through the center of the disk, center of the disk, समझे कि नहीं। इसमें क्या है हमारा, यहां पर बनाते हैं एक डिस्क, ठीक है, इसका जो है हम लोग यहां से एक्सेस बना लेते हैं, ठीक है, ये डिस्क है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। इसको बोल रहा है इस डिस्क का जो है हमारे पास, इस डिस्क का मास m है और रेडियस r है। ये कह रहा है मास m और मास ऑफ अ डिस्क m इन रेडियस r, अ कैविटी ऑफ रेडियस r बाई 2 इज क्रिएटेड, समझे। इसमें कह रहा है कि कैविटी रेडियस r बाई 2 का एक कैविटी यहाँ क्रिएट किया गया है ऐसे, ठीक है। तो मैं इस कलर से यहाँ बना देता हूँ, एक कैविटी यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इसका अगर मैं खुद एक्सेस देखूंगा तो इसका भी तो खुद का एक्सेस होगा, यहाँ से होगा ना, बोलो जी। तो इसमें जो है कट किया गया है, ये जो कट किया गया है इसका रेडियस कितना है r/2, सिंपल। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना होगा रिमेनिंग का, ये कट करने के बाद, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले मान लो कितना होगा I, और ये जिसको कट करना है तो इसे मैं लिख देता हूँ I कट, जो कट कर रहे हैं। तो रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना होगा रिमेनिंग की वजह से, I रिमेनिंग, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग जी, आई में से जो कट कर रहे हैं उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बेसिक फंडामेंटल होता है। तो आपको पता है डिस्क अगर नहीं कटा होता तब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हमारा, mr² डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन ध्यान देना किस एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट। तो इसका खुद के एक्सेस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मास समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका डिस्क का रेडियस r है तो इसका हो जाएगा हमारा एरिया πr², और इसी को हम कैपिटल M बोले हैं। ये जो कट कर रहे हैं इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये πr/2 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा πr²/4, ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, समझे कि नहीं मेरी बात, बोलो जी। तो इसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ये डिस्क ही तो है, इसका मास कितना है m/4 इंटू
r/2 का होल स्क्वायर, डिस्क की तरह काम करेगा तो डिवाइडेड बाई 2, मतलब mr²/2 कर रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल है ना। तो ये हमारा m/4 है, r/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसको अगर इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है, समझे कि नहीं, ये इस एक्सेस के अबाउट निकाला हूं, इसको इधर लिख देता हूं, ये इस एक्सेस के अबाउट निकाले हैं। इस एक्सेस के अबाउट अगर निकालेंगे तो ये आई कट की वजह से कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं ICM बोल सकते हो, ऐसे तो होता है, हम पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा रहे हैं। ICM प्लस मास कितना है जी, m/4 इंटू r/2 का होल स्क्वायर, बेसिक फंडामेंटल है ना। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना रखना है जी, मैं इसको सॉल्व कहाँ कर दूं, यहीं कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से करता हूँ। आई कट की वजह से जो आया है हमारा ICM कितना हो जाएगा जी, इसको पहले सिंप्लीफाई यहीं कर लो, ये कितना हो जाएगा हमारा mr², और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 इंटू 4 कितना होगा 16, और 16 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 32, समझे। तो ये आ गया हमारा mr² डिवाइड बाई 32, इसको ऐड करना है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा r²/4, तो ये हो जाएगा हमारा mr² डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे डायरेक्ट रख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा mr² डिवाइडेड बाई 2 माइनस mr² डिवाइड बाई 32 माइनस mr² डिवाइडेड बाई 16, तो बेसिक फंडामेंटल है। इसका LCM अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी हमारा 32 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा -, और mr² को मैं कॉमन बाहर लिख लेता हूँ, तो ये 1 और 2 3 हो गया, 16 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 mr² डिवाइड बाई 32, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन चेक करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन होगा। ये कह रहा है आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस, द मास ऑफ आइस 10 की पावर -3 kg, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बस कन्वर्जन पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ कोई आइस है 10 की पावर -3 kg, मतलब 1 ग्राम। ये सबसे पहले हमारा ये किस पे है, -10 डिग्री सेल्सियस है, अभी ये आइस है, ठीक है। सबसे पहले ये आइस में ही जाएगा हमारा, ये अभी आइस ही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस से अभी वाटर में जाएगा, क्या जी, वाटर में, लेकिन अभी भी टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से अब जाएगा हमारा वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस, बोलो जी। अब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से ये स्टीम में जाएगा, समझे कि नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस, बोलो जी। फिर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से ये 10, ये भी स्टीम ही रहेगा, ध्यान देना, स्टीम कितना टेम्परेचर हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो इसमें कुछ करना थोड़ी ना है जी, यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो यहाँ लगाना है ms डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, जो भी लिखना है ms डेल्टा थीटा या डेल्टा टी लिख दे रहा हूँ चलेगा, या डेल्टा थीटा ही लिख लो, ms डेल्टा थीटा। यहाँ पे क्या लगाना है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो ml लगाना है, लेटेंट थीटा LF यूज करेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है तो ms डेल्टा थीटा यूज करेंगे, टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो MLV यूज करेंगे, लेटेंट थीटा ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस है तो यहाँ ms डेल्टा थीटा यूज करेंगे। इसी खाली जोड़ना था, हाँ ये बात अलग है, सब ग्राम में रखेंगे हम लोग, ये ध्यान देना। LV की वैल्यू कितना होता है 80 होता है कैलोरी में, और ये कितना होता है LV की वैल्यू 540 होता है, ठीक। इसका स्पेसिफिक हीट कितना लेना है 1/2, और इसका स्पेसिफिक हीट कितना लेना है 1/2, वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना लेना है 1, मतलब सिंपल कैलकुलेशन था, कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा जी 1 इंटू 1/2 और टेम्परेचर डिफरेंस 0 और माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे यही तो किए होगे 0 माइनस और माइनस का 10, मैं फिलहाल लिखूंगा नहीं आगे, चल लिख ही दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है 1 इंटू 80
और यहाँ पे क्या करना है 1 इंटू 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 कितना होगा 100। यहाँ पर मास 1, ये कितना है 540, यहाँ पर कितना है जी मास कितना है 1, ठीक है, इंटू 1/2 टेम्परेचर डिफरेंस 110 माइनस 100, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। देखिए सिंपल सी बात है, ये टोटल क्यू आ जाएगा, ये 10 आया तो 10/2 कितना आया 5, ये कितना आया हमारा 80, ये कितना आया जी हमारा 100, और ये कितना आया जी हमारा 540, और ये कितना आया जी हमारा 5 आया। इसको ऐड करने के बाद कितना आ रहा 730 कैलोरी, क्योंकि कैलोरी में ही वैल्यू हम रख रहे थे, है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आसानी से आ गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पर मैंने कहा था अगर ऐसे कोई रोड है हमारा ऐसे, ठीक है, तो मैंने कहा इसे रेजिस्टेंस बना लीजिए, ज्यादा सही रहता है। ऐसे रेजिस्टेंस बना लीजिए, ठीक है, बोलो जी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लीजिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लीजिए। याद आया क्या, यहाँ का टेम्परेचर T1 बोलिए, यहाँ का T2 बोलिए, यहाँ का T3 बोलिए, यहाँ का निकालना है इसे T0 बोल लीजिए, जो भी बोलना है। मैंने तरीका क्या बताया था, T0 माइनस T1, यहाँ का थर्मल रेजिस्टेंस R1, यहाँ का R2, यहाँ का R3, हमेशा इसी में से घटाने के लिए बोले थे, T0 माइनस T1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस T0 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस T0 माइनस T3 माइनस T3 डिवाइडेड बाई R3 इक्वल टू 0। याद आया। और इसमें थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकाल रहे थे, R की वैल्यू L अपॉन के। L क्या है, इसका लेंथ है, जैसे मान लो ये हमारा रॉड है तो ये लेंथ है, ये क्या है जी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा, और K इसकी क्या है थर्मल कंडक्टिविटी है। आया समझ में। T0 माइनस T1 R1 इसका कितना हो जाएगा L1 अपॉन K1 K1। अब पता नहीं क्वेश्चन में क्या बोला, देख लिया जाएगा। ये कितना हो जाएगा जी T0 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L2 डिवाइडेड बाई K2, इसको भी A2 मान ले रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा T0 माइनस T3 डिवाइडेड बाई L3 अपॉन K3 A3। अब तो ये डिपेंड कर रहा है क्या वैल्यू दिया होगा, नहीं बोलो जी। अब यहाँ से जो कॉमन होगा, अच्छा इक्वल टू 0, यहाँ से जो कॉमन ओमन होगा इसे कट जाएगा, एक सिंपल एक लाइन का इक्वेशन बनेगा, सॉल्व हो जाएगा तुरंत, नहीं हो जाएगा। इस सवाल में सिर्फ इतना सब कुछ दिया है, कह रहा है यूनिट ऑल द क्वांटिटी। अच्छा सारे यूनिट एसआई यूनिट में लेना है। K1 K2 K3 दे दिया है। फाइंड द टेम्परेचर जंक्शन, यहाँ का टेम्परेचर पूछा है। तो मैंने इसका एक तरीका बताया कि मैंने कहा कि इसको ऐसे बना लिया करो, ठीक है, बोलो जी, इसको जो है ऐसे बना लो भाई, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर पता करना है, इसे T0 मान लो। यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ के रेजिस्टेंस को फिलहाल मैं R1 मानता हूँ, ठीक है, इसको मैं R2 मानता हूँ, इसको मैं R3 मानता हूँ, डायरेक्ट उधर ही लिख देंगे। तो थोड़ा सा इधर लाता हूँ क्योंकि यहीं सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इसका लिखने का तरीका क्या बता रहा हूँ जी, बेसिक यही तो बता रहा हूँ कि T0 माइनस 100 कितना जी, T0 माइनस 100 डिवाइडेड बाई क्या है हमारा इसका रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है L अपॉन के यूज करना है। तो यहां से ध्यान से देखना, थोड़ा फिगर भी ध्यान से देखना है। अब ये देखो, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, अगर ये ए है और इसे ए मानते हैं, ठीक है, समझे, इसने ए मेंशन भी किया था, ठीक है, समझे। तो हम a/2 नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आंसर सेम आएगा, तो इसको क्या मानना पड़ेगा फिर 2a। एक बार दोबारा बता देता हूं, ये एरिया कह रहा है कि a है, तो ये a/2 हो जाएगा, समझे। तो मैं तो कह रहा हूं कि डायरेक्ट इसको क्या मान लो, इसको a मान लो, इसको इस एरिया को जो है 2a मान लो, इस एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a मानोगे, ये कितना हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना दिया है जी 60,
और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 120 और इसका दिया है हमारा K3 की वैल्यू कितनी दिया है हमारा 135। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ रखना है। अब देखो हमें क्या रखना है L, ठीक है। अब लेंथ भी मैं तो कह रहा हूं ऐसे ही मान लो, इसके लेंथ को L मान लो, ज्यादा इजी रहेगा। इसको L मान लो और ये भी हमारा L है, क्योंकि ये इक्वल डिवाइड किया है, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो यहां से लिखेंगे हम लोग, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा जी हमारा, ये आ जाएगा L, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि इधर ही से कट पीट कर दे। उसके बाद क्या हो जाएगा K कितना रखना है 60 इंटू ए प्लस टी नॉट माइनस 100 डिवाइडेड बाई, इसका रेजिस्टेंस लिखो, ये टी माइनस 100 R2, इसका रेजिस्टेंस L अपॉन के लगाएंगे, तो इसका कितना हो जाएगा जी L अपॉन के, कितना है जी 120 इंटू ए प्लस इसका कितना है टी नॉट माइनस 0 हो जाएगा, टी नॉट माइनस 0, इसका L अपॉन के लगाना है, तो यहाँ लगाओ L डिवाइडेड बाई के 135 और इसका एरिया कितना है 2a इक्वल टू 0। एक ही लाइन में सॉल्व कर, मैं यहीं पे वैल्यू इसलिए रखा हूं कि यहीं से L बाई ए कॉमन कट कर देंगे, ज्यादा इजी रहेगा, नहीं रहेगा। L बाई ए यहाँ से, L बाई ए यहाँ से, L बाई यहाँ से खत्म हो गया, ये 60 ऊपर चला गया, तो 60 टी नॉट माइनस 100, ये ऊपर गया तो कितना हुआ 120 टी नॉट माइनस 100 ये ऊपर गया तो 135 इंटू 2, सॉरी, तो ये हो जाएगा टी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि टी नॉट माइनस 0 तो टी नॉट ही होगा ना जी। ये हो जाएगा 60 टी नॉट और माइनस 6 3 0 होगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा हमारा 120 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो 120 टी नॉट माइनस 1 2 और 3 0 होगा, ये 1 कितना हो जाएगा वो 135 इंटू 2, 135 इंटू 2, L बाई ये तो कट गया, इंटू टी नॉट, ठीक है। इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, टी नॉट की वैल्यू हो जाएगा 6 3 0 1 2 1 2 3 0, डिवाइड किससे करना है जी, ये आ रहा है हमारा 6 प्लस 120 प्लस 135 इंटू 2, समझे। ये कितना आएगा 181230, इसको ऐड करने के बाद आ रहा 450, डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा था 40 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका ऑप्शन कौन सा टिक कर रहे थे हम लोग, ये थर्ड ऑप्शन है ना।